सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी छात्रों, आज हम हिंदी विषय में पूरक वाचन में इकाई 2 जिनका नाम है राष्ट्र के स्वरूप, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जो इकाई है राष्ट्र का स्वरूप, जिनके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और इनका साहित्य प्रकार है चिंतनात्मक निबंध। सबसे पहले हम लेखक के बारे में परिचय लेंगे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल उनका नाम है। यह जो वासुदेव शरण अग्रवाल, इनके जीवन के बारे में जो उनका जन्म सन 1904 और निधन सन 1966 में हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने सन्म लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया है, यानी कि 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज के बाद उन्होंने एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स पे उन्होंने डिग्री ली है। तदंतर वे सन 1940 ईस्वी तक मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। बाद में उन्होंने पीएचडी तथा डी लिट की उपाधियाँ भी प्राप्त की है, यानी कि एमए के बाद उन्होंने एमए किया। फिर सन 1940 में मथुरा में रहे, वो पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे थे। उनके बाद उन्होंने पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियाँ भी प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया। सन 1991 में ईस्वी सन में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। वे भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय परिषद तथा ऑल इंडिया रेंटल कांग्रेस के सभापति भी रह चुके हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अन्वेषक तथा इतिहास और पुरातत्व के गहन विद्वान के रूप में वे देश भर में सम्मान पाते रहे। यानी कि ये वासुदेव शरण अग्रवाल है, वो देश भर में सम्मान पाते रहे हैं। वासुदेव शरण ने जो लिखी हुई प्रमुख संपादित जो पुस्तकें हैं, जिनमें उन्हें गुरुज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी और भारत की मौलिक एकता, यह उनके जाने माने पुस्तकें हैं। तो यह हुए वासुदेव शरण के जीवन के बारे में परिचय। अब आगे देखेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप एक चिंतनात्मक निबंध है। उनमें इसमें लेखक ने देश को राष्ट्र बनाने वाले तत्वों की चर्चा की गई, यानी कि हमारे देश को एक राष्ट्र बनाने वाले यही ऐसे तत्व है, उस तत्व की बात इस इकाई में बताई गई। कौन कौन से 3 तत्व? तो भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, ये ही 3 तत्व है जो एक देश को राष्ट्र बनाते हैं। यानी कि एक देश को राष्ट्र बनाने में कौन से किन 3 तत्वों की बात की गई है? तो भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों का राष्ट्रीय जीवन में महत्व प्रतिपादित करके लेखक राष्ट्र की जनता को यह अनुरोध करता है कि वह इनका मूल्य पहचाने और इनका गौरव करे। यानी हमारे देश की जो संस्कृति है, वो संस्कृति और हमारे जो 3 तत्व है जो हमें देश को राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण है, इसी की बात इस इकाई में बताई गई है। यानी कि प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के स्वरूप को समझे। यदि वह अपने देश की धरती, जनता और संस्कृति को समझता है तो वह अपने राष्ट्र के सही स्वरूप को समझ लेता है। यह समझे बिना वह अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता। यदि राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र का स्वरूप समझे, उसके प्रति अपने कर्तव्य का निश्चय करे, तो राष्ट्र प्रगति कर सकता है और समस्त मानवता के विकास और उन्नति में योग दे सकता है। यानी कि प्रस्तुत पाठ में वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ये बात सुंदर और परिष्कृत शैली में यहाँ प्रस्तुत की गई है। अब हम इस इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बताया गया कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भूमि, उसकी अपनी जनता और निजी संस्कृति होती है। यानी कि भूमि, जन और संस्कृति ही राष्ट्र के प्रमुख अंग
है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। क्या कहते हैं कि इस राष्ट्र की भौतिक स्वरूप का परिचय कराते हुए लेखक कहते हैं कि यह जिस भूमि पर हम निवास करते हैं, यह भूमि का निर्माण किसने किया है? तो अनंत काल से किया है। किसने? तो कि देवों ने किया है। यानी कि उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य की समृद्धि के प्रति हमें सचेत यानी कि जागृत होना आवश्यक है और यह हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हमें जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवंती हो सकती है। क्या कह सकते हैं कि राष्ट्र की धरती के भौतिक स्वरूप का परिचय आवश्यक है, क्योंकि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवंती होगी। पार्थिव, तो पार्थिव यानी पंच महाभूत से संबंध रखने वाला, यानी स्वयं पार्थिव कहते हैं। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी यह हमारी जो पृथ्वी है वो सच्चे अर्थ में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की एक जननी है, यानी कि माँ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी यह निर्मूल होती है। यानी कि जो राष्ट्रीयता हमारी पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ सकती वो निर्मूल है। निर्मूल यानी कि जड़ से उखड़ा हुआ, यानी कि बिना जड़ या मूल का, इसका अर्थ होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। क्या कहते हैं कि हमारी धरती कितनी उर्वर, सुंदर, उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इसका परिचय हमें प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आंदोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। यानी कि हमारी पृथ्वी इतनी महान है, यानी कि उनके जो सौंदर्य है, उनकी उपयोगिता है और उनकी महिमा, वो सबको पहचानना बहुत आवश्यक है और यह हमारा धर्म है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सिंचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी कि हमारा कर्तव्य का स्वरूप क्या है? तो हमें पृथ्वी की उर्वरता यानी कि उसी सिंचने वाले मेघों तथा उसकी वनस्पतियों की जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। हमें यह भी देखना होगा, क्या कहते हैं आगे, कि उन मेघ जलों से परिविधित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। यानी कि हमें यह भी देखना होगा कि धरती की गर्भ में कहाँ कौन सी नदियाँ हैं, वो भी हमें देखना। यानी कि वो जो मेघ आते हैं वो मेघ कैसे वनस्पति को कैसे सूक्ष्म परिचय कराते हैं, उनको परिचय करना वो भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसी प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। यानी कि क्या कहते हैं कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को हमारे राष्ट्र के प्रति जागृत होना है, सचेत होना है और उसकी जो कुदरती संसाधन है उसके प्रति हमें क्या, उसका ज्ञान प्राप्त करना वो आवश्यक है। तभी हमारे कपाट यानी कि ज्ञान के द्वार खुलेंगे, तभी हमें सैकड़ों वर्ष और शून्य के अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में क्या करना है, तो ये नया उजाला लाना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों के उनके प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। यानी क्या कहते हैं कि हमें यह भी देखना होगा कि धरती के गर्भ में क्या है, कौन सी निधियाँ हैं, उसमें अनेक बहुमूल्य धातुएं और रत्न छिपे हुए, जिन्हें तराश कर सौंदर्य की वृद्धि के लिए उनके प्रकार के प्रसाधन किए जा सकते हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टिया से पृथ्वी से देह को सजाया है। यानी कि दिन रात जो बहने वाली नदियाँ हैं वो नदियों ने बह बह कर क्या किया है, तो पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टिया से पृथ्वी के देह को यानी कि इस पृथ्वी को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब से जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है।
यानी कि हमारे भविष्य की आने वाली पीढ़ी को यह सब जानकारी होना अति आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाला खड़े पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। हम किसी भी पत्थर की मूर्ति को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि यह कितनी सुंदर है, कैसे बनाई होगी। यानी कि इसी तरह पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाला एक खड़ा पत्थर एक कुशल शिल्पी की वजह से एक अंधेर सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। नाना भांति के अनगढ़ विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उस सिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनकी प्रत्येक गांठ से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। ये अनमोल हो जाते हैं। यानी कि हमें अपने सागर, जलचर तथा अन्य वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा का भाव रखना चाहिए, तभी राष्ट्र के जागरूक नागरिक कहे जा सकेंगे। यानी कि हमारा कर्तव्य है कि हम विज्ञान और उद्यम दोनों के मिलाकर राष्ट्र का नया ठाट खड़ा करें। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का योग हो, तभी हम राष्ट्र समृद्ध हो सकेगा। आगे, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ भी सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जल, चर एवं रत्नों की राशियाँ हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। यानी कि ये सभी भाव हमें हमारे राष्ट्र में फैलाना है। यानी कि हमारी पृथ्वी और आकाश के अंतराल के बीच जो भी कुछ सामग्री भरी हुई है और चारों ओर जो गंभीर सागर है, जो जलचर है एवं रत्नों की राशियाँ उनमें है, वो सभी के प्रति हमें हमारे राष्ट्र को जागरूक करना है। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। क्या कहते हैं? कवि अग्रवाल जी कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे राष्ट्र के नवयुवानों में अपने हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति जिज्ञासा की नई किरण नहीं फूटी थी तब तक हम सोए हुए हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। आगे, विज्ञान और उद्योग को दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यानी कि हमें क्या करना है? विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर एक राष्ट्र का नया ठाट हमें खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना न रहे। क्या कहते हैं? कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का योग हो, यानी कि तभी राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। कई ऐसा कि जितने हमारे राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना न रहे, ऐसा कवि अग्रवाल जी चाहते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग हैं। पहला किसकी बात की गई? भूमि की बात की गई। दूसरी बात है तो मनुष्य, यानी कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य ये राष्ट्र के दूसरे अंग है। आगे, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र को कल्पना असंभव है। यानी कि पृथ्वी है लेकिन उस पर बसने वाला मनुष्य ही नहीं है तो उस राष्ट्र की कल्पना कैसी? तो क्या असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी कि प्रत्येक राष्ट्र की धरती पर लोग बसते हैं और वे सभी धरती के क्या है? पुत्र है। धरती हमारी माता है, इसीलिए मातृभूमि के प्रेम का महत्व है। यानी कि हमें इसे हृदय में माता मानना होगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। हम भी कहते हैं धरती हमारी माता है और हम हमारे उसके पुत्र हैं। माता भूमि है पुत्रोडह पृथ्वी आया, यानी कि सभी इस पृथ्वी माँ के, यानी कि धरती माता के संतान है। उसका अर्थ है भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। क्या होता है उसका अर्थ? यानी कि यह भूमि है, वो मेरी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी जब तक इस संसार में बसने वाले हर एक जन के हृदय में ऐसा भाव नहीं आएगा, वो ऐसा अनुभव नहीं करेगा कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। यदि इस सूत्र का अनुभव
करे तभी वो राष्ट्रीयता की सच्ची असली पहचान है। इसी भावना से राष्ट्र के निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यानी कि हमें इसे हृदय से मानना होगा कि मातृभूमि, यह भूमि हमारी माता है और हम हमारे उसके पुत्र हैं। यानी कि उसके प्रति हमारा यह भाव भी उससे हमें बांध रखेगा। यानी कि इस बंधन की दृढ़ चट्टान पर ही राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। यह संबंध स्वार्थ का नहीं, स्वार्थ का भाव तो पतन का कारण है। यह भाव सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र का निर्माण में स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त कर सकता है। यानी कि यही स्वार्थ का नहीं, स्वार्थ का भाव तो पतन का एक कारण बन सकता है। यानी कि हमारी भाषा, धर्म, जाति, रंग आदि में भले ही भिन्नता हो, सभी लोग पृथ्वी माता के पुत्र हैं। यानी कि इसी आधार पर सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सबको एक जैसा अधिकार है। जहाँ यह भाव नहीं है कि जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है, जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। यानी कि जब उसके मन में अपनी भूमि के प्रति एक माता और पुत्र का संबंध पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से वह प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यानी कि हमें अपने राष्ट्र पर, हमें अपनी भूमि पर हमें गर्व होना चाहिए और इसके प्रत्येक कण कण को हमें पहचानना चाहिए। यानी हमें क्या करना है कि सभी लोग पृथ्वी माता के पुत्र हैं। इसी आधार पर हम सब एक दूसरे से जुड़े रहे और सबको एक जैसा अधिकार है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य की कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। क्या कहते हैं? यानी कि जो मनुष्य भूमि को अपनी माता मानता है और वह भूमि का पुत्र मानता है और उस संबंध का जो स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक करते हैं। क्या? यानी कि हम अपनी धरती को माता मानते हैं तो हमारा पुत्र के रूप में, यानी कि हमारी माता के प्रति अनुराग यानी कि प्रेम होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। यह एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का जन्म माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। यानी कि हमें स्वार्थ रहित होकर क्या करना है? हमें स्वार्थ रहित होकर हमारे भूमि की रक्षा करना है, उसका जतन करना है। और जो स्वार्थ के लिए जो पुत्र माता से प्रेम करता है, वो पुत्र का क्या तो अधपतन सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि हमें किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि सबकी प्रगति ही राष्ट्र की प्रगति है। यदि एक वर्ग या जनता का एक भाग भी कमजोर हो तो समस्त राष्ट्र अस्वस्थ माना जाएगा। यानी यह सभी जानते हैं कि देह के किसी भी अंग में रोग हो तो व्यक्ति क्या अस्वस्थ ही माना जाता है। यानी कि मातृभूमि की स्वाद अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों को क्या पहले ध्यान में रखना चाहिए। यानी तभी वह अपनी मातृभूमि का यानी कि नए राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण कर सकेगा। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। यानी कि माता सभी पुत्रों को एक समान भाव से देखती है और एक समान प्रेम सभी को करती है। इसी तरह धरती माता भी हमारी माता है तो समान भाव से चाहती। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन भी क्या समान है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। यानी कि पृथ्वी माता है, हम जिस पृथ्वी पर जिस भूमि पर बसते हैं वो हमारी मातृभूमि है और उसके हृदय में सभी के साथ बराबर का संबंध है। यानी कि उसकी नज़र में कोई ऊंच और नीच नहीं है, वो सभी समान भागीदार है।
पृथ्वी पर निवासी करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यानी कि यह पृथ्वी पर जितने भी लोग बसते हैं वो अनेक प्रकार के, कोई नगर में है, कोई जनपद के रूप में, कोई पुर और गांव के रूप में, जंगल और पर्वत, यानी कि अनेक जगह है यहाँ जन रहते हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों में मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र है और इस कारण उसका सौहार्द भाव अखंड है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि हमारे समस्त राष्ट्र में अनेक जाति, ज्ञाति, धर्म के लोग बसते हैं। यानी कि यह जो लोग बसते हैं वो सभी, उनका धर्म भी अलग है, उनकी भाषा भी अलग है, फिर भी वो सभी क्या, एक ही माता के संतान है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उसका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? यानी कि इस संसार में जितने भी लोग बसते हैं वो सभी लोग सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से अलग हो सकते हैं, यानी कि उसकी वजह से वो एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है वो उनका, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सभी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों को आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिनमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी कि जन जीवन का प्रवाह नदी के प्रवाह की भांति है। यह प्रवाह अनंत काल से चला आ रहा है। इतिहास के उतार चढ़ाव आते हैं और जन जीवन चलता है। कर्म और श्रम के द्वारा ही यह प्रवाह गतिशील रहता है। आइए, राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। पहला अंग है भूमि, दूसरा अंग है भूमि पर निवास करने वाले जन, तीसरा अंग है उनकी संस्कृति। मनुष्य ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है यही उसकी जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना बंद मात्र है। यानी कि बिना संस्कृति की कल्पना की नहीं जा सकती। यानी कि राष्ट्र के स्वरूप पे संस्कृति का बहुत ही महत्व है। मनुष्य और धरती की तरह संस्कृति भी राष्ट्र का एक आवश्यक अंग है। यदि धरती और मानव को अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का स्वरूप ही नहीं बन सकता। संस्कृति, सौंदर्य और सुगंध में ही राष्ट्र के लोगों का जीवन सौंदर्य छिपा हुआ है। संस्कृति के रूप में राष्ट्र के जीवन का विकास प्रकट होता है। एक राष्ट्र में कई संस्कृतियाँ मिलजुल कर रह सकती है। उनके मेल से एक राष्ट्रीय संस्कृति बनती है। राष्ट्र और उसके निवासी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। यानी कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी कि राष्ट्र की वृद्धि कब संभव है? यानी कि जब हम संस्कृति के विकास और अभ्युदय करेंगे तभी उसकी वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति के विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन को अपनी संस्कृति से विरहित यानी कि अलग किया जाए तो राष्ट्र का लोप यानी कि वो राष्ट्र अदृश्य हो जाए, ऐसा समझना चाहिए। यानी कि राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति। यदि राष्ट्र की संस्कृति विकसित और उन्नत है तो राष्ट्र भी विकसित और उन्नत समझा जाएगा। यानी कि अलग अलग संस्कृतियाँ मिलकर राष्ट्र की संस्कृति का समन्वित रूप प्रस्तुत करती है। यह समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जीवन की विटप पुष्प संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन से ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में ही हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। यानी ये राष्ट्र की जो संस्कृति है वो संस्कृति के दर्शन हमें भूमि पर बसने वाले जन और ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, वो कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों में राष्ट्रीय संस्कृति का दर्शन हमें देखने को मिलता है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक
सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। यानी कि यहाँ जो जंगल की बात बताई गई है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, और वह अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। फिर भी उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे से के साथ मिलजुल कर एक राष्ट्र में रहे। जिस प्रकार जलों के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समृद्ध में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यानी कि राष्ट्र की संस्कृति के जो बाह्य जो लक्षण हैं उनकी यहाँ बात की गई है। साहित्य, कला, नृत्य, आनंद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्राएं प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति के जो बाहरी लक्षण है, बाहरी लक्षण में क्या कौन कौन सा है, तो बाहरी लक्षण में साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आनंद, प्रमोद तथा अन्य अनेक रूप जो राष्ट्रीय जनों की मानसिक अभिव्यक्ति के रूप में है, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति का आनंद लेता है और ऐसे ही उदार जनों से भरा हुआ राष्ट्र स्वस्थ और सम्पूर्ण होता है। यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति का परिचय हमें लोकगीतों और लोक कथाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किए हैं, उस सारे विस्तार को हमें गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यहाँ जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भाररूप नहीं है, जहाँ भूतकाल वर्तमान का जकड़ रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। यानी कि पूर्वजों की जो सांस्कृतिक निधि है, आज भी वह प्राचीन धार्मिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलागत एवं सांस्कृतिक संपदा सुरक्षित है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। यह वर्तमान में प्रेरणाप्रद सिद्ध हो सकती है। हम उसके तेज से राष्ट्र का संवर्धन कर सकते हैं। तो सभी छात्र, यह हमारी इकाई 2 जिनका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। यानी अब हमें इस पाठ से यह सोचना है कि हम इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक होने के नाते हमें प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के स्वरूप को समझे, और यदि वह अपने देश की धरती, जनता और संस्कृति को हम समझते हैं तो वह अपने राष्ट्र के सही स्वरूप को समझ लेता है। यानी यह समझे बिना वह अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता। यदि राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र का स्वरूप समझे, उसके प्रति अपने कर्तव्य का निश्चय करे, तो राष्ट्र प्रगति कर सकता है और समस्त मानवता के विकास और उन्नति में योग दे सकता है। तो सभी छात्र, इकाई 2 राष्ट्र का स्वरूप यह हम पूर्ण करते हैं। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। भौतिक, जिनका अर्थ होता है पंच महाभूत से संबंध रखने वाला, यह तो पार्थिव। दूसरा है निर्मूल, यानी कि जड़ से उजड़ा हुआ, यानी कि बिना जड़ या मूल का। आगे है आंधोपान, यानी कि शुरू से अंत तक। आगे चिलवंटो, यानी कि किसी चीज़ को झपट कर ले लेना। आगे है विरहित, यानी कि अलग। आगे अभ्युदय, यानी कि उन्नति, विकास या तो भाग्य खोलना। सौहार्द, यानी कि सज्जनता, मित्रता, भाईचारा या तो सहृदय। सततवाही, या तो निरंतर, अविरत। कबन, यानी कि वह शरीर जिसका सिर नहीं हो, या तो सिर रहित। तो सभी छात्र, यहाँ हमारी इकाई 2 राष्ट्र का स्वरूप पूर्ण होती है। सभी छात्रों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। और इस
पाठ के जो प्रश्न है उस प्रश्न की PDF भी आपको भेजी जाएगी। तो उस PDF में से देखकर आपको प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो सभी छात्र, आज का यह इकाई 2 राष्ट्र का स्वरूप यहाँ पूर्ण होती है। इसके साथ आज का यह वीडियो भी हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।